द मनी साइकोलॉजी, मॉर्गन हाउसल। पैसा केवल संख्याओं का खेल नहीं है, यह सोचने और समझने का तरीका भी है। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो यह सिखाती है कि धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही मानसिकता से भी अर्जित किया जा सकता है। यदि आप पैसे के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझ ले तो इसे आकर्षित करना आसान हो जाता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि यह उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो इसके नियमों को समझते और अपनाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ें और जानें कि कैसे आपकी सोच, आदतें और निर्णय वित्तीय सफलता को प्रभावित करते हैं। स्मार्ट वित्तीय फैसले ले और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। द मनी माइंडसेट, पैसे के खेल को समझें। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अधिक धन होने के बावजूद साधारण जीवन जीते हैं, जबकि कुछ लोग कम आय में भी लंबी अवधि में करोड़पति बन जाते हैं। यह फर्क केवल आय, इनकम का नहीं, बल्कि सोच, माइंडसेट का होता है। आप इस वक्त जो भी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, वह आने वाले वर्षों में आपके आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस को प्रभावित करेगा। तो क्यों न अभी से पैसे के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को समझा जाए और सही फैसले लिए जाएं। इसी विषय पर मॉर्गन हाउसल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी गहराई से चर्चा करती है। यह किताब व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस को केवल गणनाओं और तकनीकों के बजाय मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर के नजरिए से देखती है। अधिकतर वित्तीय किताबें आपको स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक्स कैसे चुने या पोर्टफोलियो कैसे बनाएं जैसी तकनीकी बातें सिखाती है, लेकिन हाउसल का दृष्टिकोण अलग है। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि लोग पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपको समझना है कि क्यों लोग खुद को कर्ज में डुबो लेते हैं, तो आपको सिर्फ ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट्स जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लालच, ग्रीड, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी और आशावाद, ऑप्टिमिज्म को समझना होगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी पैसे के खेल के नियम सीखकर इसे अपने पक्ष में करना चाहेंगे? द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ें और अपनी वित्तीय सोच को नए स्तर पर ले जाएं। परिचय, पैसे का खेल, समझ या व्यवहार। अच्छी आय, इनकम या धन अर्जित करने का आपके स्मार्ट होने से उतना लेना देना नहीं है जितना कि आपके व्यवहार, बिहेवियर से है। अगर आप सही वित्तीय आदतों को अपनाते हैं और उन्हें लगातार लागू करते हैं, तो सफलता निश्चित है। लेकिन चाहे आपके पास कितनी भी बुद्धिमत्ता, ज्ञान या जानकारी हो, अगर आपका व्यवहार गलत है, तो आप नुकसान से बच नहीं सकते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हर अध्याय, चैप्टर हमें यह सिखाती है कि हमारा पैसा के प्रति रवैया, एटीट्यूड ही हमारे वित्तीय भविष्य को निर्धारित करता है। कुछ आदतें और व्यवहार ऐसे होते हैं जो संपत्ति और सफलता की गारंटी देते हैं, जबकि कुछ गलत आदतें विफलता का कारण बनती है। तो आइए इस किताब के 12 महत्वपूर्ण पाठों को विस्तार से समझते हैं और सीखते हैं कि पैसे के खेल को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। पाठ 1, कोई भी पागल नहीं है। हर व्यक्ति की सोचने और समझने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उनकी दुनिया को देखने की दृष्टि उनके अनुभवों, मूल्यों और बाहरी प्रभावों से बनती है। आपके अपने पैसे से जुड़े अनुभव का संबंध दुनिया में होने वाली घटनाओं से लगभग 0.0000000001% होता है, लेकिन 80% यह निर्भर करता है कि आप यह मानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी शिक्षा या खुले विचार आपको डर और अनिश्चितता के प्रभाव से पूरी तरह नहीं बचा सकती। हम सभी यह मानते हैं कि हमें दुनिया की सच्चाई पता है, लेकिन सच यह है कि हम इसे बहुत ही सीमित अनुभवों के आधार पर समझते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कम आय वाले लोग सालाना $400 लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देते हैं। यह आंकड़ा अधिक आय वाले लोगों को चौंका सकता है, लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति और भविष्य की उम्मीदों को समझे बिना यह बताना मुश्किल है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। सबक, हर कोई अपनी परिस्थितियों और सोच के अनुसार पैसे का उपयोग करता है। जब तक आप किसी की परिस्थिति और मानसिकता को नहीं समझते, तब तक उनके वित्तीय निर्णय अजीब या गलत नहीं, बल्कि उनके लिए तार्किक लग सकते हैं। पाठ 2, भाग्य और जोखिम, सफलता की अनदेखी सच्चाई। आपकी कोशिशें आपके नतीजों को प्रभावित करती है, लेकिन भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स को ही लीजिए, वे उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक, लेकसाइड स्कूल में पढ़े,
जहां 1968 में कंप्यूटर उपलब्ध थे। अगर उनके शिक्षक बिल दुगल ने उस समय $3000 का कंप्यूटर न खरीदा होता तो शायद गेट्स को वह अवसर ही न मिलता जो उनकी सफलता की नींव बना। गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेकसाइड में 3 बेहद प्रतिभाशाली कंप्यूटर छात्र थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवंस। केंट इवंस की सफलता लगभग तय थी, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यह इस बात का उदाहरण है कि भाग्य और जोखिम किस तरह किसी की जिंदगी के नतीजे बदल सकते हैं। सीख: सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, भाग्य और जोखिम भी इसे प्रभावित करते हैं। दुनिया काफी जटिल, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यह मान लेना कि सिर्फ प्रयास से 100% नतीजे मिलेंगे सही नहीं है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन उनका प्रभाव हमारी जिंदगी पर गहरा पड़ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी की सफलता देखें तो यह समझे कि मेहनत के साथ साथ भाग्य और जोखिम भी उसके पीछे एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। पाठ 3: कभी पर्याप्त नहीं, संतोष की ताकत। यह कहानी प्रसिद्ध लेखकों कर्ट वोनेगट और जोसेफ हेलर की है, जो एक अरबती की पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट कहते हैं कि यह अरबती एक दिन में उतना कमा लेता है जितना हेलर ने अपने पूरे जीवन में अपनी लोकप्रिय किताब से नहीं कमाया। हेलर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वह है काफी, इनफ। सीख: एक, जो आपके पास है उसे अनावश्यक जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। 2, सबसे कठिन वित्तीय कौशल है अपने लक्ष्य, गोल पोस्ट को बार बार न बदलना। 3, दूसरों से तुलना करना एक जाल है। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, धन और ईर्ष्या बढ़ाने के लिए बना है। आप हमेशा किसी न किसी को अपने से ज्यादा अमीर पाएंगे, इसलिए तुलना अंतहीन है। 4, काफी होने का मतलब है यह जानना कि किन चीजों से बचना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। कौन सी चीजें कभी जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन, आजादी, फ्रीडम, दोस्त, फ्रेंडशिप, परिवार, फैमिली, प्यार, लव, खुशी, हैप्पीनेस। सफलता का असली मंत्र। अगर आप उस अंतहीन दौर में नहीं फंसना चाहते जहां संतोष कभी नहीं मिलता, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उस खेल का हिस्सा ही मत बनो। पाठ 4: जादुई कंपाउंडिंग, धैर्य ही असली ताकत है। वॉरेन बफेट की असाधारण संपत्ति के पीछे कोई जटिल रहस्य नहीं है। वे सिर्फ एक बेहतरीन निवेशक ही नहीं है, बल्कि लगातार 75 वर्षों तक निवेश करते रहे हैं। उनकी वित्तीय सफलता की नींव उनके प्रारंभिक वर्षों में रखी गई, जिसे उन्होंने समय के साथ बनाए रखा और बढ़ाया। उनका असली राज क्या है? समय। इन्वेस्टिंग में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी लगातार निवेश करने की आदत रही है, न कि सिर्फ उच्चतम रिटर्न प्राप्त करना। सबसे अच्छा निवेश वही होता है जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सके। यही वह जगह है जहां कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। धन कमाना बनाम धन बनाए रखना। 1, धन अर्जित करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी होता है। नए अवसरों को अपनाने की हिम्मत होनी चाहिए। 2, धन बनाए रखने के लिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी जरूरी होती है। यह समझना पड़ता है कि जो कुछ भी कमाया है वह कभी भी खो सकता है। सतर्कता और धैर्य के बिना संपत्ति टिक नहीं सकती। सबक: सबसे ज्यादा रिटर्न की चिंता मत करो, ऐसा रिटर्न ढूंढो जिसे तुम लंबे समय तक बनाए रख सको। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दोनों अलग अलग मानसिकता और रणनीतियां मांगते हैं। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी दिखता है जब आप धैर्य रखकर निवेश को लंबे समय तक चलने दें। पाठ 5: अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना, ये 2 बिल्कुल अलग कौशल हैं, जिनके लिए अलग अलग मानसिकता, माइंडसेट और रणनीतियां, स्ट्रेटजीज चाहिए। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। आशावादी, पॉजिटिव रहना पड़ता है। नए अवसरों को अपनाने का साहस होना चाहिए। अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी जरूरी है। यह समझना पड़ता है कि जो कुछ भी कमाया है वह जल्दी खो भी सकता है। धैर्य और सतर्कता के बिना संपत्ति टिक नहीं सकती। माइकल मोरिट्ज का नजरिया। प्रसिद्ध वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल मोरिट्ज कहते हैं,
हम यह समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक मिली सफलता पर आराम नहीं कर सकते। हमें यह मानकर नहीं बैठना चाहिए कि जो कल सफल रहा वह कल भी सफल होगा। सर्वाइवल माइंडसेट के 3 नियम। 1. फाइनेंशियल रूप से अटूट अनब्रेकेबल बने। ऐसा सिस्टम बनाए कि मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बच सके। खेल में लंबे समय तक बने रहें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। 2. योजना प्लान की कमजोरी को समझें। कोई भी प्लान 100% सही नहीं चलता। हर योजना में गलती और अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए जगह होनी चाहिए। अगर आपकी सफलता केवल एक ही चीज पर निर्भर है तो आपका प्लान कमजोर है। 3. आशावादी बने लेकिन सतर्क भी रहें। भविष्य को लेकर पॉजिटिव सोचें लेकिन रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए तैयार भी रहें। सावधानी और अवसर दोनों के संतुलन से ही सफलता टिकाऊ बनती है। निष्कर्ष। सिर्फ अमीर बनना लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि अमीर बने रहना ही असली सफलता है। पाठ 6 टेल्स जहां असली जीत छिपी होती है। यह कहानी एक प्रसिद्ध आर्ट कलेक्टर हाइंज बर्गग्रुएन की है, जिन्होंने पिकासो, ब्रैक, क्ली और मटिस जैसी महान कृतियों का अद्भुत संग्रह बनाया। लोग उनकी कला में निवेश करने की क्षमता से चकित थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में कला खरीदी थी। उनके संग्रह का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में मूल्यवान निकला। सफलता की असली सच्चाई। बर्गग्रुएन कई बार गलत निर्णय ले सकते थे, लेकिन उनके कुछ सही फैसले इतने प्रभावशाली साबित हुए कि उन्होंने सब कुछ बदल दिया। कोई भी बड़ी, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली चीज एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, यानी हजारों लाखों में एक ऐसी घटना जो बाकी सब पर भारी पड़ती है। वेंचर कैपिटल और स्टॉक मार्केट का खेल। एक वेंचर कैपिटल फर्म अगर 100 कंपनियों में निवेश करती है तो उन्हें पहले से ही पता होता है कि 80% कंपनियां फेल होंगी। कुछ प्रतिशत कंपनियां ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगी। 1 से 2% कंपनियां ही शानदार रिटर्न देंगी, लेकिन वही उनकी पूरी सफलता तय करेंगी। स्टॉक मार्केट में भी यही नियम लागू होता है। ज्यादातर कंपनियां असफल हो जाती है, कुछ कंपनियां ठीक ठाक चलती है और सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां बहुत बड़ा मुनाफा देती है। सबक। जब आप समझ जाते हैं कि टेल इवेंट्स ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को चलाते हैं, तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि बहुत सारी चीजें गलत जाएंगी, फेल होंगी और टूटेंगी, लेकिन यह सब नॉर्मल है। आपको बस उन कुछ शानदार सफलताओं पर ध्यान देना है जो बाकी नुकसान की भरपाई कर दे। निष्कर्ष। आपको हर चीज में सफल होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ बड़ी सफलताएं आपके पूरे फाइनेंशियल गेम को बदल सकती है। पाठ 7 असली संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ बनाम रिच। वेल्थ संपत्ति वह वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल एसेट है जिसे अभी तक किसी चीज में बदला नहीं गया है। लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं तो असल में वे $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं, लेकिन $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने के बिल्कुल उलट है। रिच अमीर लोग वे हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं और ऊंची तनख्वाह कमाते हैं। वेल्थ संपत्ति वह होती है जो छुपी होती है, वह पैसा जिसे बचाया जाता है, न कि खर्च किया जाता है। वेल्थ का असली मतलब। 1. वेल्थ ऑप्शन प्लस स्वतंत्रता प्लस विकास। असली संपत्ति फैसी लाइफस्टाइल दिखाने में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने में होती है। 2. वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी है। यह आपको वह सामान खरीदने की क्षमता देती है जिसकी आपको सच में जरूरत है। 3. सफलता दिखाने से ज्यादा उसे बनाए रखना जरूरी है। जो लोग बड़े खर्चे कर सकते हैं लेकिन बचत नहीं कर सकते, वे वास्तव में अमीर नहीं है। सबक। वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते, यह आपके बैंक बैलेंस में होती है, न कि आपके लाइफस्टाइल में। खर्च करने की बजाय बचाने की आदत ही आपको असली आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएगी। पाठ 8 पैसे बचाने की कला। लोग पैसे बचाने को कैसे देखते हैं? एक निश्चित आय स्तर, इनकम लेवल के बाद लोग आमतौर पर 3 कैटेगरी में बंट जाते हैं। एक जो बचत करते हैं, सेवर्स। ये लोग जानते हैं कि पैसा बचाना जरूरी है और इसे प्राथमिकता देते हैं।
2 जो सोचते ही नहीं कि वे बचत कर सकते हैं, ये लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं बिना इस पर विचार किए कि वे कुछ हिस्सा बचा सकते थे। 3 जो सोचते हैं कि उन्हें पैसे बचाने की जरूरत ही नहीं, ये लोग मानते हैं कि अधिक कमाई ही असली सफलता है और उन्हें बचत करने की जरूरत महसूस नहीं होती। सेविंग क्यों जरूरी है? आपकी बचत दर, सेविंग रेट, आपकी आय और निवेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा बचाने का मतलब यह नहीं कि आप कंजूस हैं, बल्कि यह आपको भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा देता है। जब आपके पास बचत होती है, तो आपके पास अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण, कंट्रोल होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है आपके पास विकल्प, ऑप्शंस होने चाहिए जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। सबक, लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करें। असली संपत्ति वह नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप बचाते हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण। बचत सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वतंत्रता का रास्ता है। पाठ 9, उचित सोचें, तर्कसंगत होने से ज्यादा जरूरी। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय ठंडे दिमाग से न सोचें। पैसे के मामलों में पूरी तरह तर्कसंगत, रैशनल होने की जरूरत नहीं, बल्कि उचित, रीजनेबल होने की जरूरत है। वाजिब, प्रैक्टिकल रहना ज्यादा वास्तविक, रियलिस्टिक होता है और आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। समय के साथ पैसा कमाने की संभावना बढ़ती जाती है अगर आप सही मानसिकता अपनाएं। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा। स्कॉट सगन, जो एक प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो हर समय होती रहती है। यानी बीते कल की सफलता यह गारंटी नहीं देती कि आने वाला कल भी वैसा ही होगा। ब्लैकजैक और पोकर के खिलाड़ियों को यह पता होता है कि वे संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज के साथ खेल रहे हैं, न कि निश्चितताओं के साथ। गलतियों और अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहें। सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो है जो इस हकीकत को स्वीकार करे कि कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा। आपको हमेशा गलती की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ एरर रखनी चाहिए। दुनिया अनिश्चितताओं से चलती है, न कि निश्चितताओं से। असफलता से बचने के लिए क्या करें? एक फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड करें। सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर न रहें। बिना किसी बचत, सेविंग्स के न चलें। 2 इमरजेंसी फंड बनाएं। बुरे समय के लिए एक फंड तैयार रखें ताकि आप अनिश्चितताओं का सामना कर सके। 3 जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश करें। सबक, तर्कसंगत होने की बजाय व्यवहारिक बने। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहेगा, इसलिए गलतियों की गुंजाइश छोड़ें। फाइनेंशियल सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है एक से अधिक इनकम सोर्स और बचत। पाठ 10, आप बदल जाएंगे। हम अपने भविष्य को गलत तरीके से आंकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने भविष्य के बारे में सही भविष्यवाणी नहीं कर पाते। जो आज हमारी प्राथमिकता है, जरूरी नहीं कि वह 10 साल बाद भी वैसी ही रहे। लॉन्ग टर्म सोच पाना और सही फैसले लेना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं और जरूरतें बदलती रहती है। संक कॉस्ट ट्रैप, बीते हुए नुकसान को पकड़कर मत रखो। संक कॉस्ट यानी बीते हुए नुकसान को पकड़कर बैठे रहना, जबकि उसकी भरपाई अब संभव नहीं। अगर आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया और वह फेल हो गया, तो आपको यह समझना होगा कि जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। बहुत से लोग इसलिए नुकसान झेलते रहते हैं क्योंकि वे पहले ही बहुत निवेश कर चुके होते हैं। भविष्य को अतीत का गुलाम मत बनाओ। पैसा और जोखिम की कीमत समझो। हर निवेश, इन्वेस्टमेंट की एक कीमत होती है, लेकिन इसकी कीमत डॉलर या रुपए में नहीं, बल्कि डर, अनिश्चितता, अस्थिरता और पछतावे में होती है। जब तक हम खुद उस स्थिति का सामना नहीं करते, हमें इन चीजों की असली कीमत का एहसास नहीं होता। सही निवेश करने के लिए मानसिकता बदलो। बहुत कम लोग सोचते हैं, अगर मेरा 20% पैसा डूब भी जाए तो मैं ठीक रहूंगा। लेकिन अगर आप जोखिम को एक शुल्क, फीस की तरह देखना सीख ले, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। लॉन्ग टर्म निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सीख, आपकी प्राथमिकताएं समय के साथ बदलेंगी, इसलिए लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। बीते हुए नुकसान, संक कॉस्ट से चिपके रहने की बजाय आगे बढ़ने का सोचें।
निवेश में सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं, बल्कि जोखिम को समझकर सही फैसले लेना है। पाठ 11, निराशावाद का प्रलोभन। नकारात्मक सोच क्यों ज्यादा प्रभावशाली लगती है? नकारात्मक नेगेटिव विचार सिर्फ आम ही नहीं है, बल्कि यह अक्सर ज्यादा बुद्धिमान भी माने जाते हैं। जब कोई सकारात्मक सोच रखता है तो लोग उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई खतरे या जोखिम की बात करता है तो हर कोई तुरंत सतर्क हो जाता है। डैनियल कहनेमैन कहते हैं, मनुष्य के दिमाग में सकारात्मकता और नकारात्मकता के प्रभाव की असमानता हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का हिस्सा है। जीवित रहने के लिए खतरों को अवसरों से ज्यादा महत्व देना पड़ता था। यही वजह है कि हम सकारात्मक चीजों की तुलना में नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। समस्याओं के साथ समाधान भी आते हैं। जब 2000 में तेल के दाम बढ़े तो नए तरीके खोजे गए जिससे तेल निकालना आसान और किफायती हो गया। यह इस कहावत को सच करता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इंसान हमेशा चुनौतियों का हल खोजने के लिए नए इनोवेशन करता है। नकारात्मकता क्यों ज्यादा तेजी से असर करती है? प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदाएं अचानक और जोरदार होती है। आत्मविश्वास खोना, कॉन्फिडेंस लॉस सिर्फ एक झटके में हो सकता है, लेकिन विकास और सफलता धीरे धीरे समय के साथ होती है। सीख, नकारात्मकता को बुद्धिमत्ता का प्रतीक मत मानो। हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ धीरे धीरे होती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। बेवजह डरने से बेहतर है कि हम समाधान खोजने की मानसिकता रखें। कॉन्फेशन, लेखक के निजी वित्तीय विचार और व्यवहार। स्वतंत्रता ही असली संपत्ति है। लेखक मॉर्गन हाउसल के लिए वित्तीय निर्णय लेने का सबसे बड़ा कारण स्वतंत्रता है। वे कम खर्च वाली चीजों में खुशी तलाशते हैं, जैसे व्यायाम, एक्सरसाइज, पढ़ना, रीडिंग, पॉडकास्ट सुनना, पॉडकास्ट्स, नई चीजें सीखना, लर्निंग। घर कर्ज में नहीं लिया। हाउसल ने कभी ऋण लेकर घर नहीं खरीदा। उन्हें पता है कि शायद यह एक खराब वित्तीय निर्णय हो सकता है, लेकिन यह उनके लिए एक अच्छा मनी निर्णय है, क्योंकि इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। नकद कैश रखने की रणनीति। वे अपने 20% संपत्तियां नकद रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। ऐसा करने से आकस्मिक जरूरतों के लिए उनके पास सुरक्षा रहती है। उन्हें किसी आपातकाल में अपने स्टॉक्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। चार्ली मुंगेर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे बिना वजह रोका न जाए। स्टॉक्स में निवेश करने का तरीका। हाउसल अब किसी व्यक्तिगत स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक्स में निवेश नहीं करते। उन्होंने सभी निवेश लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग मार्केट को मात दे सकते हैं, लेकिन यह बेहद मुश्किल है। ज्यादातर लोगों के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में सबसे बेहतर रिटर्न देते हैं। सीख, धन का असली मतलब स्वतंत्रता है। अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। बिना वजह कर्ज में न फंसें। अगर आप बिना कर्ज के रह सकते हैं। सुरक्षा के लिए हमेशा कुछ नकद बचा कर रखें। इन्वेस्टिंग को सरल रखें। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में बेहतरीन होते हैं। अंतिम विचार। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह संक्षिप्त व्याख्या आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो न सिर्फ आपका वित्तीय भविष्य बेहतर होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी बनी रहेगी।